अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन को हम सेपरेट कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। PAGE जो हम यूज़ करते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कॉमनली यूज फॉर प्रोटीन। इनका जो पोर साइज होता है ना, एक एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है एंड एक पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। जो एग्रॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ना, उसका पोर साइज जो होता है ना वो बड़ा होता है एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल का जो पोर साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर देन एग्रॉस जेल। इनके अंदर क्रॉस लिंक्ड पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं? पॉलीएक्रिलामाइड जेल बिस एक्राइल अमाइड जो होता है ये मोनोमर होता है, इसका पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, बिस एक्राइल अमाइड विच इज़ अ मोनोमर, जब वो पॉलीमराइज होता है आपस में तो हमारे पास ये पॉलीएक्रिलामाइड के जेल बन जाते हैं और ये प्रोटीन के लिए यूज़ होता है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल प्रोटीन का साइज़ हमें पता है DNA एंड RNA से छोटा ही होता है, इसलिए पोर साइज जो है वो छोटा होगा किसका? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अमोनियम सल्फेट और टेमेट जो होता है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, ये पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करते हैं। जो बिसएक्राइलामाइड है ना, इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है उसको प्रमोट करते हैं अमोनियम सल्फेट एंड टेमेट। 4 से 20% जेल रेंज यूज़ होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, 4 to 20% जेल रेंज एंड साइज ऑफ DNA बड़ा होता है देन RNA एंड देन सबसे छोटा प्रोटीन होता है। यूजुअली जो बिसएक्रिलामाइड होता है एक लिक्विड होता है एज अमोनियम सल्फेट एंड टेमेट जैसे ही हम इसमें डालते हैं वो पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ एक सॉलिड जेल फॉर्म हो जाएगा जिसके ऊपर हम अपने प्रोटीन सैंपल्स को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे थे प्रोटीन्स के लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड होता है ना, कॉमनली हम यूज़ करते हैं प्योरिटी के एस्टिमेशन के लिए एंड मॉलिक्यूलर वेट। सो कॉमनली यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्योरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट यूजेस SGS डिटर्जेंट 5 to 10%। ठीक है, इससे हम प्योरिटी भी एस्टिमेट कर सकते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट का पता लगा सकते हैं। इसके अंदर हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं SGS डिटर्जेंट जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है, 5 to 10% हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जो हमारा SGS पेज होता है ना, ये देखो ये इस तरीके का होता है, 12 कार्बन का होता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, इस तरीके से ये सोडियम इसमें प्रेजेंट होता है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, सोडियम हो गया, यहाँ पे ये सल्फेट होता है एंड ये 12 कार्बन होते हैं टोटल। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो होता है ना, ये प्रोटीन से बाइंड करता है उनके मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शन में। सो टू मोस्ट प्रोटीन इन द प्रोपोर्शन टू देयर मॉलिक्यूलर वेट और साइज एंड कॉन्ट्रीब्यूट लार्ज नेगेटिव चार्ज। बेसिकली इसका काम क्या होता है, क्योंकि ये एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है तो ये जितने भी प्रोटीन होते हैं ना उनको नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है। सो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यही करता है। ठीक है, एक SDS जो है बाइंड करता है 2 अमाइनो एसिड रेसिड्यू से। सो प्रोटीन हमें पता है अमाइनो एसिड के मिलके बने हुए होते हैं, तो एक SDS जो है 2 अमाइनो एसिड से बाइंड करता है। प्रोटीन बेसिकली कौन से किस के बेसिस पे सेपरेट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड बाय मास, यानी कि साइज और मास के बेसिस पे सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो सब पे सेम आ गया ना। अगर मान लो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटीन है तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट सब पे नेगेटिव चार्ज ले आता है, तो चार्ज के बेसिस पे तो हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इनको सेपरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मास के बेसिस पे। SDS जो है ये प्रोटीन को अनफोल्ड भी कर देता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन का साइज होगा ना, ज़्यादा SDS उससे बाइंड होगा एंड जितना छोटा साइज होगा कम SDS उससे बाइंड होगा। सो दस द इंट्रिंसिक चार्ज जो होता है ना प्रोटीन का वो नलीफाइड हो जाता है, क्योंकि हम सारे प्रोटीन को क्या दे रहे हैं? नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम डोडेसाइल सल्फेट सबको क्या कर देता है? नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता है। दैट प्रोटीन विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर या तो साइज के या मास के बेसिस पे, क्योंकि चार्ज क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रोटीन छोटा होगा ये भी याद रखना, उतना ही ज्यादा वो फास्ट मूव करेगा। जितना बड़ा प्रोटीन होगा वो उतना ही ज्यादा स्लो मूव करेगा।
एज एसडीएस, क्योंकि हमें पता है ये एक डिटर्जेंट होता है, सो इट कैन कॉज अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन एंड अप टू एन एक्सटेंड इट विल स्टार्ट, वो डीनेचर करना भी स्टार्ट कर देता है प्रोटीन को, क्योंकि एक डिटर्जेंट है एंड आपको पता है डिटर्जेंट क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर सकते हैं. सो अगर इफ हमको प्योरीफाई करना है प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में, तो हम तब एसडीएस यूज नहीं करेंगे, देन वी विल नेवर यूज एसडीएस. अगर आपको उसके जिस फॉर्म में प्रोटीन है नेटिव फॉर्म, ठीक है, आपको उसी फॉर्म में उसको करना है, तो उस टाइम पे आप एसडीएस नहीं यूज करोगे. बट इफ वी ओनली वांट टू सेपरेट द प्रोटीन और जस्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, तो हम एसडीएस पेज यूज कर सकते हैं. अगर आपको प्रोटीन ऐसा ही चाहिए नेटिव फेज में, तो आप एसडीएस नहीं यूज करोगे, एसडीएस पेज, ठीक है, क्योंकि उसमें एसडीएस क्या करेगा, उसको इस स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देगा. तो अगर आपको सिर्फ प्रोटीन को सेपरेट करना है या जस्ट कंफर्म करना है कि प्रोटीन है, प्रेजेंस है, उस टाइम पे हम एसडीएस पेज जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा इसमें. दूसरा है जो मोस्ट कॉमन एसडीएस पेज हम यूज करते हैं, वो होता है रिड्यूसिंग डीनेचरिंग पेज. रिड्यूसिंग मतलब कि इसके अंदर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड डीटीटी रहता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनको हम एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं. सो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और डीटीटी क्या करते हैं ना, ये ब्रेक कर देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड को, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड एक तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कि दो सिस्टीन जब आपस में मिलते हैं तो तब वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है ना, वो हमने देखा था अमाइनो एसिड में. सो बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड डीटीटी दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. ये क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं. एंड डीनेचर का मतलब यहाँ पे यही है कि ये प्रोटीन को भी क्या कर रहे हैं, डीनेचर कर रहे हैं. सो मोस्ट कॉमनली ये यूज कर रहे हैं रिड्यूसिंग डीनेचरिंग पेज, जिसके अंदर हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल एंड डीटीटी यूज करते हैं. सो टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ब्रेक करना हो प्रोटीन में विच आर नॉट डाइसल्फाइड, नॉर्मल अगर बॉन्ड ब्रेक करना हो, कोवेलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो जो डाइसल्फाइड नहीं है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन में, है ना, तो हम पेप्टाइडेजेस यूज कर सकते हैं. सो प्रोटीन में दो तरीके के आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलते हैं, एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो अमाइनो एसिड के बीच में होता है, एंड एक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड रिड्यूसिंग एजेंट से ही ब्रेक होगा. अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल है या डीटीटी है, तो तभी डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक होगा. एंड पेप्टाइड बॉन्ड तो नॉर्मल पेप्टाइडेजेस से भी ब्रेक हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके का जो है ये स्ट्रक्चर होता है. अगर हम देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो ये जो अंदर वाला, इसमें दो तरीके के जेल होते हैं. एक ये होता है ऊपर वाला जिसको हम बोलते हैं लोडिंग जेल, एंड एक हमारा होता है रिजॉल्विंग जेल. रिजॉल्विंग जेल का जो पीएच होता है वो 6.8 होता है. लोडिंग जेल का जो पीएच होता है वो 8 होता है. ये थिन होता है. लोडिंग जेल जो ऊपर होता है ना, ये थिन होता है. यहाँ पे हमारा सैंपल लोड किया जाता है. सैंपल के अंदर हम बफर या कलर डाई भी देखते हैं ना, उसको विजुअलाइज करने के लिए. सैंपल यहाँ पे हमारा लोड किया जाएगा, एंड उसके बाहर ये जो है यहाँ पे ट्रिस ग्लाइसिन का बफर भर दिया जाता है. यहाँ पे ट्रिस ग्लाइसिन बफर यहाँ पे भर दिया जाता है, एंड ये इसकी होती है डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन. ऐसे जो है हमारा सैंपल माइग्रेट करता है. जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ज़्यादा आगे मूव करेगा, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा वो पीछे रहेगा. कम मॉलिक्यूलर वेट वाला जल्दी मूव करेगा. तो इस तरीके से होता है. अगर हम दो डिसकंटिन्यूअस पार्टीशन कर रहे हैं, टू डिफरेंट डिसकंटिन्यूअस पार्टीशन आर देयर, तो इस तरीके को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इस तरीके से पूरा सेटअप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का. लोडिंग जेल होता है, रिजॉल्विंग जेल होता है, यहाँ पे हमारा ट्रेस ग्लाइसिन बफर भरा हुआ होता है, यहाँ पे हम प्रोटीन के सैंपल्स डालते हैं अपने. ठीक है, जो भी हमें सैंपल डालना है यहाँ पे लोड कर दिया जाता है. इस तरीके से जो है ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना जेल पे, हम विजुलाइज कर सकते हैं प्रोटीन्स को यूजिंग दिस कोमोए ब्लू स्टेनिंग होती है एक,
एंड एक सिल्वर स्टेनिंग होती है, ये प्रोटीन से बाइंड कर जाते हैं एंड ब्लू कलर हमको देते हैं। तो ये हम स्टेन कर सकते हैं प्रोटीन को, उनको हम विजुलाइज करने के लिए। तो ये स्टेनिंग के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। याद रखना कि जो लोडिंग जेल होता है ना, उसमें जो कंसनट्रेशन होती है बिस एक्राइलेमाइड की वो कम होती है, 6% होती है। लेस कंसनट्रेशन ऑफ बिस एक्राइलेमाइड एंड अल्कलाइन पीएच जो है वो pH 8 होता है। लोडिंग जेल को ही हम स्टैकिंग जेल भी बोलते हैं। एंड दूसरा हमारे पास जो डिजॉल्विंग जेल होता है उसमें बिस एक्राइलेमाइड की कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, लाइक 8 to 14% होती है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 है, ह्यूमन प्रोटीन ए जो है वो एक्सप्रेस हुआ ई कोलाई में एंड उसका एक्सप्रेशन हमने एनालाइज करा ऑन द जेल बिलो। तो एक ह्यूमन प्रोटीन ए का एक्सप्रेशन हुआ है इन ई कोलाई एंड उसका एक्सप्रेशन हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल सेल इसमें गिवन है, देन हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड सेल होती है, देन हमारे पास क्रूड एक्सट्रैक्ट है, कैटायनिक आईसी है, मतलब इन सब के क्या है हमारे पास, ये इन सब के एक्सप्रेशन गिवन है। सो हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है प्रोटीन ए के लिए, इफ इट वाज इल्यूटेड लास्ट ड्यूरिंग आईईसी। अगर हम देखें, अगर वो आईईसी जो होता है दैट इज आयनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी यानी कि कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे यूज हुई है, दैट इज कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो अगर वो लास्ट इल्यूट हुआ है आयनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, और जब हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कैटायनिक में, कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो कैटायनिक में दिया हुआ, कैटायंस क्या होते हैं, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यानी कि जिसमें हम कैटायंस को एक्सचेंज करा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले को हम एक्सचेंज करा रहे हैं। तो हमारा जो मतलब जो एक्सचेंजर होता है वो नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज एक्सचेंज होगा ना, उस पर आके बाइंड होगा। तो इसलिए जो सबसे मतलब अगर हम देखें तो अगर ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो वो ज़्यादा देर तक बाइंड रहेगा, और जो लेस पॉजिटिव होगा वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि जो बाहर आया है सबसे पहले, उन्होंने बोला प्रोटीन ए, अगर वो लास्ट आया है ड्यूरिंग आईईसी, अगर वो आईईसी के दौरान लास्ट आया है, एंड लास्ट वही होगा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, सो ए जो है वो मतलब बेसिक होगा, ये तो हमें पता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए तभी वो लास्ट आएगा। सो ए इज 75 किलो डाल्टन एंड बेसिक होगा। एंड अगर हम देखें जो ई कोलाई सेल में जो है ए एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ है, देखो एसिडिक तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव हम कैटायनिक एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो यानी कि बेसिक ही होगा। अब हमें देखना है एक्सप्रेस्ड हुआ है कि नहीं हुआ है ई कोलाई की अगर हम बात करें। सो ये हमारा 75 किलो। सो अगर आप इसमें देखोगे, देखो इसमें गिवन है, एक तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया कि एसिडिक तो हो ही नहीं सकता, बेसिक है। ए इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन ई कोलाई सेल, ये जो हमारी नॉर्मल सेल है ई कोलाई, इसमें एक्सप्रेस्ड हो ही नहीं रहा ए। ट्रांसफॉर्म्ड सेल, और इसमें दिया हुआ है ए इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड में तो एक्सप्रेस हो रहा है ए, नॉर्मल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे देखते हैं। अदर देन जो हमने देखा है ना, रिड्यूसिंग एंड डीनेचरिंग सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पेज हमने जो देखी है, इससे दूसरे टाइप्स की भी होती है पेज आर ऑल्सो यूज्ड। रिड्यूसिंग डीनेचरिंग में तो हमने देख लिया कि हम जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल यूज़ कर रहे हैं, है ना, डीडीटी यूज़ कर रहे हैं। एंड डीनेचरिंग में अगर डीडीटी यूज़ कर रहे हैं, एंड डीनेचरिंग में अगर हम पेप्टाइडेज यूज़ कर रहे हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है। एंड दूसरे टाइप्स की जो पेज होती है, जैसे नेटिव पेज हो गया जो कि नॉन डीनेचरिंग जेल होता है, इसके अंदर जो एसटीएस होता है ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होता है नेटिव पेज में, एंड इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। सो प्रोटीन अपने नेटिव कन्फर्मेशन में ही आता है, जैसा आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर डाला था ना सैंपल में वो ऐसा ही आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो नेटिव पेज एक ये होता है, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग एसडीएस पेज, इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं, यानी कि इसमें आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लीव नहीं होंगे, सिर्फ डीनेचरिंग होगा, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो क्लीव नहीं होंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए हमको रिड्यूसिंग डीनेचरिंग ही यूज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स के जो ये पेज होते हैं ये भी यूज होते हैं, नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे नेटिव में कोई स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं आता, नॉन रिड्यूसिंग में है यानी कि इसमें डाइसल्फाइड
बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा बट डीनेचर हो जाएगा, एंड रिड्यूसिंग डीनेचरिंग में वो डीनेचर भी हो जाता है, उसका डाइसल्फाइड बॉन्ड भी टूट जाता है। जैसे अगर हमारे पास प्रोटीन एक्स है ऑन जेल फिल्ट्रेशन शो 100 किलो डाल्टन। अब ये देखो हमारे पास एक प्रोटीन एक्स है, हमने उसका जेल फिल्ट्रेशन किया जिसमें हमें वो 100 किलो डाल्टन का वेट शो कर रहा है, यानी कि 100 किलो डाल्टन है जेल फिल्ट्रेशन में। नेटिव स्टेज मतलब नेटिव जेल फिल्ट्रेशन में जैसा होता है ना प्रोटीन, वो वैसा ही शो होता है, ठीक है। जैसे अगर वो 100 किलो डाल्टन का है तो 100 किलो डाल्टन का ही शो हो रहा है, लेकिन वही प्रोटीन अगर हमने वो रिड्यूसिंग पेज पे डाल दिया, अब रिड्यूसिंग मतलब उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि उसके पास जो है 50 किलो डाल्टन हमें दिखाई दे रहे हैं, एंड जब हमने उसको नॉन रिड्यूसिंग एचडीएस पेज में डाला उसके बाद वो फिर से क्या है 100 किलो डाल्टन का हमें दिखा। तो जेल फिल्ट्रेशन से हमें पता चला कि प्रोटीन जो है टोटल कितने का है 100 किलो डाल्टन का है। जब हमने उसको रिड्यूसिंग वाले में डाला तो वो 50 के दिखाई दिया हमें, यानी कि 50-50 के दो हमें दिखाई देंगे, यानी कि इनके बीच में क्या हो सकता है, क्योंकि रिड्यूसिंग वाले में डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाता है, तो इनके बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वो टूट गया होगा, तब ये 50-50 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये होमोडाइमर होगा, है ना, एक डाइमर यहाँ होगा एक यहाँ होगा, होमोडाइमर होगा विद कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि उनके बीच में क्या होगा सल्फाइड बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखते हैं। बस याद रखना कि जो पेज जो है ना वो कौन सा यूज हो रहा है, रिड्यूसिंग है या डीनेचरिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे हमें एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे एक प्रोटीन है, प्रोटीन इज अ होमोटेट्रामर विद 100 किलो डाल्टन, उसकी मोनोमरिक यूनिट है, मोनोमर यूनिट है 10 किलो डाल्टन। प्रोटीन एक होमोटेट्रामर है, यानी कि ऐसे 4 यूनिट का बना हुआ है, होमोटेट्रामर है, एंड विथ 10 किलो डाल्टन, और 10-10 किलो की उसकी एक यूनिट है, मोनोमर यूनिट। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा अगर ये 10-10-10-10 यानी कि टोटल जो है वो 40 किलो डाल्टन का हो गया। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एकदम उसका ओवरऑल करेक्ट साइज बताती है, तो 40 किलो डाल्टन शो करेगा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पे, करेक्ट है एकदम। शो 40 किलो डाल्टन नेटिव पेज में भी, हाँ, क्योंकि नेटिव पेज में भी 40 किलो डाल्टन ही शो करेगा, उसमें भी कुछ ब्रेक नहीं होता है जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। 10 किलो डाल्टन ऑन आयनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, नहीं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पे 10 किलो डाल्टन क्यों शो करेगा। एंड रिड्यूसिंग पेज पे भी क्या 40 किलो डाल्टन शो करेगा, नहीं। रिड्यूसिंग पेज यानी कि अगर इसके अंदर रिड्यूसिंग बॉन्ड होंगे तो वो टूट जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि देखो साइज एक्सक्लूजन में एज इट इज शो करेगा, नेटिव पेज में भी एज इट इज शो करेगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में 10 किलो डाल्टन क्यों शो करेगा, उसमें भी 40 ही शो करेगा ना, उसमें ये क्यों टूट जाएंगे, उसमें तो कोई रूल ही नहीं है टूटने का। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में, रिड्यूसिंग पेज में तो टूट जाते हैं, तो उसमें 40 किलो डाल्टन क्यों शो करेगा, तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में। देखो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का जब हम देखते हैं ना, ये एक मेथड होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अ गिवन प्रोटीन, यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट में प्रोटीन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है, तो ये वो मेथड होता है जिसमें हम वो डिटरमाइन करते हैं। पीएच ग्रेडियंट एक इस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें हम बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिक एसिड और बेस जो है उनका मिक्सचर बना लेते हैं और एक पीएच का एक ग्रेडियंट हम बना देते हैं उसमें, ठीक है। सो उसमें हम अपने प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआई, जो उनका आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है। चलो अब हम इसको स्टडी करते हैं। So to distribute an electric field when protein mixture is applied, each protein, जब प्रोटीन मिक्सचर हम उसमें डालेंगे उसे पीएच ग्रेडियंट जो हमने बनाया पीएच ग्रेडियंट, तो वहाँ पे प्रोटीन मूव करते हैं अपने पीआई के हिसाब से टिल वो अंटिल इट रीच पीएच मैचिंग पीआई। सो जैसे ये हमारे पास है एम्फोलाइट आर एडेड ऑन द जेल, ये पूरा एक जेल है जिसमें हमने अपना एम्फोलाइट डाल दिया, पीएच का जो ग्रेडियंट है वो सेट हो गया है, pH 2 एंड यहाँ पे pH 9 है। फिर जब हम प्रोटीन का सैंपल डालेंगे तो प्रोटीन सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीआर, अपने चार्ज पीआई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगे। सो आफ्टर प्रोटीन एडिशन हम उसमें करंट अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा
ठीक है, तो इस हिसाब से होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाले के साइड मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले की वो अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जो मोस्ट एसिडिक पॉइंट होता है ना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में, वो 2 और 4 होता है। मोस्ट बेसिक पॉइंट जो होता है 9, 10 और 11, एंड न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है। जैसे ग्लाइसिन और एलिनिन जो होता है वो आपको न्यूट्रल की साइड मिलेंगे, 7 की साइड मिलेंगे। एसिडिक पॉइंट होता है 2, 4, बेसिक अमाइनो एसिड 9, 10 और 11 के साइड मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर हम उनको सेपरेट कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, IEF। ठीक है, सो नाउ कंबाइन बोथ। अब जो हमारा पहले हम इनको सेपरेट करते हैं उनके चार्ज के बेसिस पे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के, एंड देन हम उन सैंपल को रन करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारी बन जाती है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो पहले हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे उनको सेपरेट करते हैं। सो 2-डायमेंशनल मेथड इज यूज्ड टेक्निक टू सेपरेट प्रोटीन ऑफ आइडेंटिकल वेट, जिनका वेट सेम होता है लेकिन पीआई वैल्यू और वाइस वर्सा जो है, मतलब पीआई वैल्यू उनका अलग हो या फिर जिनका पीआई सेम है या वेट अलग हो। ठीक है, उस हिसाब से हम दोनों को एक में मिक्स कर देते हैं। पहले उनको सेपरेट किया जाता है उनके चार्ज जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उसके बेसिस पे पहले उनको सेपरेट किया जाता है, फिर दोबारा उनको सेपरेट किया जाता है उनके मास के बेसिस पे। SDS पेज को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जैसे सेपरेटेड प्रोटीन आ गए, ये पीएच ग्रेडियंट है। सो उसके बाद जो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल जो होता है उसको हम SDS पेज के जेल पे रख देते हैं, तो वहाँ पे वो फिर अपने मास के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। 2 डायमेंशन होता है पहले, फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। पहले उनका जो सेपरेशन होता है वो कौन से बेसिस पे होता है, पहले वो सेपरेट हो जाता है पीएच अपने ग्रेडियंट के हिसाब से, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग होती है पहले, उसके बाद पेज होता है। सो नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज प्रोटीन विल ओनली ब्रेक इफ देयर इज अ नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन बिटवीन सब यूनिट। अगर हम देख रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग SDS पेज आप यूज कर रहे हो, सो प्रोटीन तभी ब्रेक होंगे, विल ओनली ब्रेक अगर उनके बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होगा उनकी सब यूनिट के बीच में, नॉन रिड्यूसिंग में। ठीक है, सो अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन प्रोटीन्स आर सेपरेटेड यूजिंग IEF विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एक बार हम इसमें देख लेते हैं, हमने आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के सेपरेट किया इनको, एंड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। पैप्सिन जो होगा इट विल कम एट द नेगेटिव एंड ऑफ द जेल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पैप्सिन जो है हमारे स्टमक में होता है तो वो एसिडिक होता है। सो पैप्सिन जो है वो नेगेटिव एंड पे आएगा, अगर वो एसिडिक है तो वो पॉजिटिव एंड पे आएगा, क्योंकि एसिडिक यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की साइड जाएगा, मूव करेगा। एंड हिस्टोन्स हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हिस्टोन्स, तो वो पॉजिटिव साइड जाएंगे, मतलब पॉजिटिव साइड जाएंगे, नहीं हिस्टोन तो नेगेटिव साइड मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है HB यानी कि हीमोग्लोबिन विल कम एट द नियर सेंटर। हाँ, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका pH भी हम देखते हैं 7.4 के अराउंड होता है, तो वो थोड़ा न्यूट्रल होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जो काइमोट्रिप्सिन होता है इट विल कम एट द माइनस एंड ऑफ द जेल। काइमोट्रिप्सिन भी हमारे पास जो है ये इंटेस्टाइन में होता है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, इसका नेचर जो होता है थोड़ा एल्कलाइन नेचर होता है काइमोट्रिप्सिन का, यानी कि थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव साइड मिलता है काइमोट्रिप्सिन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमें आपके इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है क्वेश्चन में, तो ये दोनों इनकरेक्ट होगी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से याद रखना कि पैप्सिन जो होता है वो मोस्टली एसिडिक ही होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव की साइड क्यों जाएगा, वो पॉजिटिव की साइड जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग।